नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना जो परिवार है, हम सबका परिवार है, उसको बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ दिशा भी आप हमें दे रहे हैं, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि काम करें। और मुझे हैरानी भी है, थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों को हैरानी है कि नो नॉइज नो एजेंडा के इस चैनल को आप लोग तेजी से पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर, डिजिटल पर तो या तो आपको इधर खड़े होना होगा या उधर खड़े होना होगा, यानी एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट। इस सब की बात करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सबकी बात की जाए। अभी पिछले महीने भर से 15 दिन से लगातार बात हो रही है जैन जी को लेकर। जैन जी का आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ, दिल्ली में और शहरों में भी हुआ। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया और उसके बाद तमाम बातों को लेकर अभी तक संसद भी नहीं चल पाए। और आजकल हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र है जैन जी पर। राहुल जी इलाहाबाद में, प्रयागराज में गूंज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सरसंघचालक मुंबई पहुंच के संवाद कर रहे हैं। तो सब लोग अपनी अपनी तमाम तरीके की कोशिश कर रहे हैं। क्या सब लोग जैन जी को समझ पा रहे हैं? क्या सब लोगों के लिए आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए इलेक्शन में जैन जी सबसे बड़ा इशू होगा? और जैन जी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? ये स्टेक होल्डर्स जैसे ही बात आती है ना, ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बड़ा सा, भारी सा, तो मुझे नीरज जी याद आ जाते हैं। नीरज वाजपेयी साहब को जानते हैं, वही ये सारी गणित समझते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, मालिक क्या होते हैं, ओनर्स क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं। और वो हो गए जैन जी वाले, तो उन्होंने कहा लेट इट बी। तो सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। मैंने सोचा जब सब लोग सींग तोड़ा के बछड़ों में शामिल हो रहे हैं तो ये 300 रुपए की टी शर्ट में मुझे क्या दिक्कत है। मैंने भी पहन नहीं लिया। सर, लेट इट बी, लेट इट बी। हाँ। लेट इट बी। तो जी। सर सरसंघ चालक जी को भी चिंता हुई। वैसे तो वहां पर वो बाल स्वयं सेवक बनाते ही रहे संघ में, तो ये अचानक संवाद, तो ये संवाद जो है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई जैन जी के साथ, और वो भी सरसंघ चालक को, आरएसएस के प्रमुख को, और मुंबई पहुंचकर और देश भर से बच्चों को बुलाकर। जी। पहले तो नमस्कार सर, सारे जन हाँ जी सर। को और जेन एक्स को, जन मिलेनियम को, बूमर्स को चाहे तो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलेनियम तक अरे तो, मिलेनियम बूमर्स तक को तो करो करते ना हैं। करो, हम जैसे लोगों को तो कर लीजिए, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लोग हैं हम लोग। यस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की व्यवस्था वाले लोग हैं आप। तो आ, एक मैं आपको बहुत दिलचस्प उपमा से समझाता हूं इसको। जी। अभी लास्ट वीक क्या हुआ, 3 अगस्त से, सोमवार से शेयर मार्केट में एक व्यवस्था की गई कि जो क्लोजिंग प्राइस होगा ना, वो एक नए तरीके से तय किया जाएगा। वाह। तो दुनिया भर में वो प्रचलित था, हमारे यहाँ अब लागू किया गया कि वो नए तरीके, उसकी एक व्यवस्था बनाई, वो टेक्निकल तरीका हुआ। तो उसमें होता क्या है कि रोज शाम को बंद होते समय एक बहुत बड़ी सी लकीर खिंच जाती है, उसमें बार बन जाता है। तो जब आप लंबा चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको 3 4 5 सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र वाले बार दिखते हैं। जो उस पूरी लंबी जो अर्धगोलाकार है उसमें वो एबनॉर्मल चीजें दिखती हैं। एग्जैक्टली यही हमारी पॉलिटिक्स में और हमारे समाज में भी हुआ है। क्या सब बात है। चलता है, सब मैनेज हो जाएगा, ये युवा हुआ क्या है यार, थोड़े दिन चल रहा है, खत्म हो जाएगा। इस मानसिकता, सब चलता है कि मानसिकता से हम राजनीति और समाज को चला रहे थे। लेकिन जब हमने लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा तो उसमें कुछ एबनॉर्मल बार बन गए थे। इसलिए मोहन भागवत जी से लेकर के अखिलेश यादव जी तक, उम्र के हिसाब से मैं कह रहा हूं, बीच में सब जोड़ जी लीजिए आप, जी। वो अब सब उस नई कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने में लग गए हैं। क्योंकि सबको ये लग रहा है कि 26% पॉपुलेशन और 40 करोड़ की संख्या 40 इग्नोर नहीं करोड़ कर लोग। सकते, क्योंकि 14 से 29 की बहुत भारी संख्या है। तो उसकी वजह से सारे अपने अपने दावे अपने अपने तरीके से क्लेम करने में लग गए हैं। सीजेपी भी है उसमें, कुछ कुछ बहुत जेन्युइन इश्यूज के साथ केवल इश्यू उठा रहे हैं, कुछ राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं, कुछ लोग केवल पीआर सर्विस कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है सिर्फ पॉलिटिकल एक्सरसाइज अभी चल रही है। अभी भी रियल इश्यूज को कोई स्टेक होल्डर एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है।
अभी सिर्फ पॉलिटिकल एक्सरसाइज चल रही है कि कैसे अपने घेरे में इसको ले आओ। तो ये हो रहा है इस समय। मतलब आप कह रहे हैं कि घेरे में ले आए, लेकिन उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। लेकिन वो लोग बिल्कुल तो नहीं। बहुत शार्प लोग हैं, मुझे लगता है जेन जी वाले लोग। जिस तरह से जो अभी रिएक्शन हुआ उससे समझ में आई बात एक कि उनकी नजर कमजोर नहीं है, वो साफ साफ देखते हैं तस्वीरों को और उसके साथ साथ साफ साफ बोलते भी हैं। तो यदि आप बिल्कुल। उनके रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या स्टेक होल्डर्स को कैसे मिल जाएगा? स्टेक होल्डर्स जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत में पहले हम थोड़ा छेक लें, अपनी तरफ ले आए, फिर थोड़ा बहुत हिंदी अंग्रेजी में मिला के समझाएंगे और कुछ कुछ सेटिंग कर लेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जनजी मानने वाला नहीं है। विजय जी, एक बहुत छोटी सी चीज आप समझिए कि ये जो 6 इंच की स्क्रीन हमारे हाथ में आ गई है ना, इसने सबकी पोल खोल दी है। चाहे अखिलेश यादव, मोदी जी हो और भागवत जी, सबकी पोल खुल गई है। आप रील देखेंगे ना तो रियल लगती है आपको। वो रील में ये व्यवस्था होती है कि दोनों एडिट करके लगाते हैं कि रुपया गिरेगा तो देश की इज्जत गिरेगी। अब गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? बिल्कुल। जब आप सामने वो 6 इंच की स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको स्ट्राइक करता बार बार कि यार हमसे क्या बोला गया था और अभी क्या हो रहा है। और अक्रॉस द पार्टी लाइन कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे जो ये कह दे कि हमने ऐसा बोला था, हम अपने पे टिके नहीं। सब हमने राजनीतिक वो किया नारेबाजी। है, जो कहा था एग्जैक्ट, वो किया, ऐसा नहीं है। ऐसा है ही नहीं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए, ये भी चल रहा है। आप मतलब रील देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि जन जी ने कितनी मेहनत की होगी रील ढूंढ के बनाने में, वो रील रियल में कन्वर्ट हो गई। इस पीढ़ी के साथ आप बहुत देर तक उसको धोखा नहीं दे सकते, वो सुनेगी नहीं आपकी। एक तो कम्युनिकेशन गैप है आपके बीच में, उसके बीच कम्युनिकेशन गैप है। दूसरा ये कि वो आपकी सुन नहीं रही क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी बात पे अडिग नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि अब वो नए टेंजेंट में चली गई जहां से आपका कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। यानी बेरोजगारी की उस दुनिया में वो कदम रख चुका है जहां पे उसको रोजगार चाहिए। मैंने पिछले शो में बताया था। तो इस वजह से ये सारे लोग अभी स्टेक होल्डर क्लेम कर रहे हैं कि हम जुड़ जाएं, पहले उनको सब अपने पाले में ले आए, फिर कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, कुछ प्रॉमिस करेंगे और काम चलाएं। ये हो रहा है। रियल इश्यूज पे बिल्कुल भी अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बातें सब जगह हो रही हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। करो ना यार, कौन करेगा फिर? नहीं, लेकिन मैं इसको दूसरे स्तर पर समझना चाहता हूँ आपसे। करने वाला तो नंबर 2 आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बॉसेस हैं, किसी भी पार्टी में हैं, वो अब भी इसको तो मैं बेल्ट ट्रीटमेंट मानता हूँ, शॉक ट्रीटमेंट के तौर पे देखता हूँ, जैन जी ने जो अभी हुआ उसके बाद भी क्या हम वाकई समझ पाए कि उनको चाहिए क्या? मतलब चाहिए क्या, उसके बाद क्या करेंगे वो तो अलग इशू है। लेकिन क्या अभी हम उनके नजरिए से समझ रहे हैं या अपने नजरिए से समझ रहे हैं कि नहीं इनको ऐसा चाहिए? ये भी तो एक फर्क नहीं, होता है ना बड़ा। हम अभी भी अपने नजरिए से उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हम अभी भी उनके शूज में जाके उनको समझ नहीं रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ। अब इसका एग्जांपल देखिए, जो भी लेटेस्ट मुंबई में हुआ, IIMUN ने जो एक सम्मेलन किया उसमें भागवत जी आए, हम्म, जन जी के साथ वो इंटरेक्शन करने आए थे। ठीक है, बहुत सारे उसमें छात्र थे। जो क्वेश्चन थे वो क्राउड पूलिंग से लिए गए थे, ऐसा उस एंकर ने बताया। और उसने सवाल पूछे, उसने जो परसेप्शन वाले सवाल थे सारे उसने पूछे। अब भागवत जी के आप जवाब सुनिए, सारे जितने उन्होंने दिए, तो वो समस्याएं जनजी की सुन जरूर रहे थे लेकिन जवाब अपने फ्रेमवर्क से दे रहे थे। जी, यही मैं समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं ये भागवत जी को जितना समझता हूँ वो सवाल लेने में है ना नहीं कतराते। कोई सर, वो कोई आप कोई दिक्कत ही भी नहीं है। सवाल उनसे पूछ सकते हैं, मतलब। आप जो सवाल उस लड़के ने पूछे, ऋषभ शाह ने, वो सवाल किसी से भी आप पूछोगे ना तो वही जवाब देगा जो भागवत जी ने दिया है। हाँ, क्योंकि जब मुझे अपने फ्रेमवर्क से ही जवाब देना है तो आप कुछ भी पूछो, तो क्या उसका फर्क मतलब पड़ता है? आप कह रहे हैं ये बेमायना एक्सरसाइज है। ये PR एक्सरसाइज थी। जो कुछ भी मुंबई में हुआ ये एक PR एक्सरसाइज थी, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि हम बात करते तो हैं भाई तुमसे, आप ये ना समझो कि हम आपके एक्सेसिबल नहीं है। भागवत जी का इंटरव्यू किसने किया आज तक? मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो वो सामने आए और एकदम जनजी के साथ बैठ के उन्होंने किया। तो ये भरोसा दिलाने के लिए कि हम एक्सेसिबल हैं,
हम करेंगे, लेकिन मुझे वो पूरी एक्सरसाइज पीआर लगी, पैसिफाई करने के लिए छात्रों को अच्छा, थोड़ा आप सा ये बताइए, जो शांत। एंकर साहब थे, अच्छे सवाल किए उन्होंने, ऋषभ शाह, क्या वो जैन जी से थे? नहीं, वो 34 साल के हैं, वो जंजी तो है ही नहीं, वो जेनेक्स में आ जाएंगे मेरे ख्याल तो में। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक एक्सरसाइज, गलत एक्सरसाइज थी? मैं थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, मैं एकदम साफ कह रहा हूं कि वो जंजी थे ही नहीं, 34 साल की उनकी उम्र है, और वो अच्छे खासे मेच्योर हैं, वो बहुत सारे नेताओं के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, वो बहुत मेच्योर समझदार हैं, और उनका जो संस्था वो मैच्योर होना कामयाब। की जरूरत नहीं है ना हमें, मैच्योर तो बहुत लोग हैं, मैच्योर तो नहीं, मैं ये इसलिए मुश्किल कह तो रहा हूं यही है कि क्योंकि मैच्योर होना है। उनको अगर आपने ये चुना कि उनके संस्थान के साथ जाके आप इंटरेक्शन करेंगे और वो उसको एंकर करेंगे, तो मैं फिर एज ए जर्नलिस्ट में क्वेश्चन करूंगा कि आपने काउंटर क्वेश्चंस नहीं किए, आपने क्राउड सोर्स किया क्वेश्चंस को, और उस क्वेश्चन को आपने पूछ लिया, भागवत जी ने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, जैसा कि आमतौर पे अक्सर, आप तो इसके बहुत अनुभवी हैं, हर डिबेट पे बैठते हैं, जब एंकर फंस जाता है किसी सवाल में तो वो दूसरा सवाल पूछ लेता है आपसे, राइट? मैं तो इसको वो दरअसल मैं तो इसको संवाद नहीं मानता। संवाद आप था इसको ही नहीं पीआर है, एक्सरसाइज कहते हैं, मैं इसको संवाद नहीं मानता। मैं पीआर बोल रहा हूं उसको। जी, संवाद और पीआर में फर्क है। पीआर मतलब है कि मैं आपको पैसिफाई करने आया हूं, मैं एक्सेस दे रहा हूं आपको, लेकिन दैट्स इट। बस पीआर जब आप कहते हैं तो क्या वाज इट बेनिफिशियल एज ए नहीं, रिजल्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट मी गिव यू द एग्जांपल्स। एक एक क्वेश्चन मैंने पूरी सुनी, उनकी 1.5-2 घंटे की पूरी जो बातचीत चल रही थी। जी, जब उस लड़के ने ये पूछा, ऋषभ ने, कि एजुकेशन का बजट 6% होना चाहिए, और हमारी सरकार का भी बजट शायद 1-1.5% ही है, 2%, 2% है, 1.5%, 2.4% 2% है। के आसपास होगा, 1,39,000 करोड़ टू बी हाँ, प्रिसाइज। हम्म, क्यों इतना कम है? 6% होना चाहिए, पहले तो ज्यादा भी था। तो उन्होंने कहा मैं इससे सहमत हूं, 6% होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, हमको भी मिलके करना चाहिए। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, सत्ता में कौन है 12 साल से? आपकी सरकार, आपके द्वारा समर्थित सरकार। तो ये समर्थित सवाल, नहीं, आपकी सरकार है, इसको साफ बोलिए ना। चले आपकी सरकार, संघ की हाँ, सरकार है, और हाँ, स्वयं सेवक प्रधानमंत्री है। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, मुझे भी कंफ्यूजन नहीं है, मैं तो टेक्निकली वो लोग मान लेते हैं कि हमारे समर्थित। चलो, हाँ, आप ये सवाल 12 साल बाद कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं, तो क्यों नहीं आपने अब तक करवाया? पहला सवाल, कंट्रडिक्शन। दूसरा कंट्रडिक्शन, जब आप ये कह रहे हैं कि ये समाज की जिम्मेदारी इस एजुकेशन में, तो ये तो ऑलरेडी से है ना। अग्रवाल समाज के स्कूल, आर्य समाज के स्कूल, विश्व शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, फलाना मंदिर, ढमकाना, संघ के भी हैं। संघ, वही शिशु मंदिर चल रहा है ना। तो हाँ, उसके बावजूद सिस्टम ठीक नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी है, मैं ये कह रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी सरकार की है। कि आप जितने सरकारी कॉलेज हैं उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है, तो फिर अगर आज ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा थॉट थ्रू आंसर नहीं था। वो आप आगे पूछ लिया तो हमने कुछ जवाब दे दिया। अब मैं उस बच्चे को, एंकर को, मैं नहीं कहूंगा कि उसने गलती की, वो इसलिए मैं प्यार कर रहा हूं क्योंकि इस पे काउंटर क्वेश्चन बनता था कि बॉस 12 साल से आपकी सरकार है, तो 6% क्यों नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, समाज में तो पहले कॉलेज चल रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? आपसे जब उसने पूछा कि वहां पैलेट गन चली या लाठी चली या कील लगे चली, तो आप कह रहे ना आपको पता ना हमको पता, इसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। घटना खत्म हो गई, आंदोलन खत्म हो गया, धर्म प्रधान का इस्तीफा हो गया, और अभी तक आपको पता ही नहीं है। नहीं, यदि आपकी चिंता जैन जी को लेकर थी तो आप पूछना सरकार से चाहिए पूछ सकते थे कि भाई ये क्या हुआ है। क्या हुआ। तो फिर वो ऐसे ही हर प्रश्न में, जब आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी या कोई नौकरी नहीं, रोजगार है, तो इसमें आपने नया क्या बताया हमें? ये तो जन जी को मालूम है। हाउ curated system is being created by the government for the employment, you tell me this. तो दैट्स मैंने कहा कि वो पूरी एक्सरसाइज एक मीडिया के लिए, समाज के लिए पीआर एक्सरसाइज थी, जनजी के लिए पैसिफाई करने की एक्सरसाइज थी, उससे कुछ निकलने वाला नहीं था। नहीं, लेकिन मैं इसमें यही सवाल सारे फिर से स्टेक आपसे पूछ होल्डर रहा हूँ, फिर से अपना, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं और वहाँ पीआर शब्द एक पॉजिटिव टर्म के तौर पे यूज किया जाता है। मेरे लिए तो नेगेटिव टर्म होती है पीआर एक्सरसाइज, लेकिन आप उसको पॉजिटिव टर्म में देखते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट उस कंपनी या जो भी स्टेक होल्डर है उसके लिए होना चाहिए। पीआर एक्सरसाइज दूसरों को समझाने के लिए नहीं होती, पीआर एक्सरसाइज
हमारी इमेज ठीक करने के लिए होते हैं, कंपनी की इमेज ठीक करने के लिए, या कंपनी को क्या फायदा हो सकता है, 1% ही होता है, क्या वो 1% ही मान लें वो फायदा इस एक्सरसाइज से हुआ संघ को, सरकार को? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आपने नाम लिया, उसमें एक और टर्म चलता है, एंगेज करो। हाँ ठीक है, ये एंगेजिंग एक्सरसाइज थी कि जनजी उससे को पहले का स्टेप हो गया एक एंगेज करना। ठीक है, एंगेज करो, उनके साथ बात करो। पीआर नो डाउट कि अपने फायदे के लिए आती है, लेकिन इससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आप देखिए उस इवेंट के बाद बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बात की, वो खुश नहीं थे, कि वो खुद ही कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसपे ग्रिलिंग होनी चाहिए थी, मतलब काउंटर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री काउंटर क्वेश्चन होने क्वेश्चन। चाहिए थे, जो हमें पता नहीं चले। तो अब मैं इसको ये इस तरह, मैंने इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं रख रहा हूँ कि भागवत जी भी आए और ये भी आए, एक एक्सरसाइज हो गई, चलो एंगेजमेंट हो गया, अपने अपने घर गए, बात तो करी ना, मैंने इतिहास में दर्ज हो गया कि जनजी के साथ भागवत जी ने बात की। बात क्या की, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। हम हमेशा इसी नैरेटिव में फंसते हैं कि सरकार काम तो कर रही है ना, अरे क्या कर रही है ये इंपॉर्टेंट है, कर तो बहुत कुछ रही है। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गड़बड़ था। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे ग्रुप्स अभी केवल एंगेजमेंट और इसमें लगे हुए हैं, रियल इशू पे कोई बात नहीं कर रहा है। इवन कल प्रयागराज की स्पीच भी आप राहुल गांधी की मैं यही कह सुनेंगे। रहा हूँ कि आप संघ के बाद आइए, प्रयागराज पर भी आइए, कि आइए प्रयागराज प्रयागराज पे में तो आइए ना, लोग कहेंगे बिल्कुल, कि मैंने आप वो भी केवल सुना। संघ। जी, मैंने वो भी सुना, आइए उस पे आइए। नहीं तो इलाहाबाद उस की एक्सरसाइज स्पीच, को आप कैसे देख रहे हैं राहुल जी की? वो भी अपने तरफ खाली झुकाने की एक्सरसाइज। राहुल गांधी जी ने वहां स्पीच दी और उन्होंने ये कहा कि हम हर दिन डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर हैं। फैक्ट, एकदम फैक्ट। हमारे बिना किसी का काम नहीं चल सकता है, अर्ध सत्य है। और सरकार हमारे लिए जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, हमारे छात्र बेरोजगार हैं, अर्ध सत्य। और फिर आपने वहां छात्रों को माइक दे दिया जो तरह तरह के पर्चा लीक कर रहे थे, पूर्ण सत्य, फैक्ट, पर्चा लीक हो रहा है, सच है। लेकिन आप भी वहां पे सिर्फ एंगेज कर रहे हैं छात्रों को कि देखिए मैं हूं, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे? टेल मी द सॉल्यूशन। आप वो भी यही सबसे कह रहे हैं, बड़े मैं सुन तो रहा हूं। फिर वही बात देखिए सर, 2013 में भी हमने केजरीवाल को सुना था, वो भी सुन ही रहे थे। नहीं मतलब मुझे राहुल जी का यही 2013 हुआ बार ना, बार याद आता है कि वो सुन रहे हैं खाली। भाई कुछ मित्रों ने कहा, जो आपके मित्र हैं, कि राहुल जी ने सुना तो सही ना, प्रधानमंत्री जी ने तो सुना भी नहीं, वो तो इंस्टाग्राम अब पर अपने आ गए और बोल के चले गए। अब भागवत जी सुन रहे हैं ना, अब वो भी सुन रहे हैं, धीरे धीरे वो भी सुनेंगे। मेरा मतलब सवाल ये है, आप तीनों को एक ही फ्रेम में रखते हैं, प्रधानमंत्री जी का कम्युनिकेशन, राहुल गांधी जी का कम्युनिकेशन, और सर संचालक जी का कम्युनिकेशन, क्या तीनों एब्सोल्युटली को एक ही तरह की एक्सरसाइज समझते हैं? सब, हाँ बिल्कुल, तीनों एक ही तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई उसमें एंगेज नहीं कर रहा, तीनों केवल एक तरह से सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। अब आप देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, कि ये इश्यूज ऐसे हैं जो किसी भी सरकार के लिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे सब, बहुत चैलेंजिंग है। इसको आपने इतने सालों से इग्नोर किया है कि अब इसको इतनी आसानी से आप हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जी, करना पड़ेगा आपको। नहीं यू यही मैं हैव आपसे टू डू समझना इट। चाहता था। मेरा एक सवाल ये है कि हाँ, आपने कहा कि ये एंगेज हुआ, कोई वो नहीं कर रहा था, तो एक तो जो हमारी जनरेशन है उसमें तो एक बात कही जाती थी, भाई कम से कम सुनो तो सही उनकी बात। ठीक है, वो एक कहावत चलती थी कि गुड़ की, मतलब बात ना करो, गुलगुलों की बात तो करो, गुड़ की बात तो करो, गुड़ ना खिलाओ तो गुड़ की बात तो करो, वो एंगेज, उसको एंगेज कहते हैं। दूसरा जो बम फट गया जैन जी का, या जो समस्या है, अब वो क्या सोच रहे हैं नीरज जी की बस कल हो जाएगी ठीक? ऐसा तो, वो तो इतना बड़ा वैसे ही इशू है कि उस पर अभी तो एंगेज करके समझ, मैं तो आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या वो हम समझ भी गए हैं कि नहीं समझे हैं? ठीक करना तो मैं अभी उम्मीद ही नहीं कर रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी हम बहुत डिटेल में समझे हैं। अभी हमने सिर्फ उसको फौरी तौर पे समझा है, क्योंकि अगर देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मुझे लगता था कि अगर मान लीजिए हम समझ रहे हैं किसी चीज को, तो एक बड़ी लार्जर कम्युनिटी वगैरह कुछ बनती जिसमें सारे स्टेक होल्डर आते और इन इश्यूज पे विचार होना शुरू होता कि भाई एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना है। पेपर लीक उसका एक हिस्सा है केवल, कि एजुकेशन सिस्टम कैसे हम ठीक करें, क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज आ चुके हैं, एआई आ चुका है, पेपर लीक हो रहा है। तो इस पर एक थॉट थ्रू वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रहा है।
हमने एक कानून पास कर लिया जिसमें बहुत सारे सजा के प्रावधान हैं। सजा के प्रावधान 2024 वाले श्री राधाकृष्ण कमेटी के बाद भी बनाए गए थे, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। माय पॉइंट इज कि हम जो अभी कोशिश कर रहे हैं सर, वो कोशिश अभी केवल एक सुपरफिशियल कोशिश है। वी नीड टू डू इट इन रियल टर्म्स, इन एंगेजिंग टर्म्स। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अमूल चूल आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, केवल सिंपल वे में काम नहीं हो सकता। दैट इज द नंबर वन क्वेश्चन। अब आप देखिए इसमें एक और चीज, चाहे जो लोग हों, मैं एक चीज इसमें मानता हूं कि ये पूरा इशू बहुत जेन्युइन है और सब आदमी हिले पड़े हैं, चाहे जिस पार्टी के हो, सब लोग एकदम डर गए हैं और डरना भी चाहिए। अब मैं ये उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि यार इंस्टेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या करें। तो पहला स्टेप ये होता है कि जब आपने एंगेजमेंट शुरू कर दिया, छात्रों के साथ कोई रील बना रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई सम्मेलन कर रहा है, तो यू ऑल शुड कम टुगेदर एंड डिस्कस दिस एटलीस्ट इन गवर्नमेंट लेवल। गवर्नमेंट को इमीडिएटली स्टेक होल्डर से इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब जैसे मोदी जी को आप देखिए, उन्होंने 2000 के आसपास ही इस बात पे चिंता शुरू कर दी थी कि जो लोग 2000 के आसपास या 2014 चुनाव के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 2029 के वोटर होंगे ना। तो वो बच्चों के साथ चर्चा, शिक्षक दिवस पे बातचीत, ये सब कर रहे थे ना। वो उनका इंटेंट, देखिए उनको नॉलेज था, ये ज्ञान था उनको कि ऐसा एक बड़ा वोट बैंक ग्रुप बन रहा है जिसको हमें एंगेज करना है। लेकिन आपने सिर्फ बातें की, पेपर पे पेपर लीक होते रहे, एजुकेशन सिस्टम बेकार होता रहा, एआई पे ध्यान नहीं दिया, ये जो जिसका मैं सबसे बड़ा क्रिटिक हूं सरकार का, उन्होंने एआई पे कुछ नहीं किया, ये सब होता रहा। अब जब सर पे आ गया तो आपको रियलाइज हो रहा है, देन यू आर स्टार्टिंग रील्स, आप रील बना रहे हो, भागवत जी एंगेजमेंट पे लग गए हैं, सारे प्रवक्ता एकदम हक्का बक्का हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि आप बातें करो। तो इस समय जो लोग बातें कर रहे हैं, 3 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर ऐसे आप खड़े होंगे। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, नॉट ओनली एंगेजमेंट। कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आप, भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के समर्थक एक सुर में बोल रहे हैं अलग, सरकार अलग सुर में बोल रही अलग, संघ के सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं अलग, उनके नीचे वाले लोग बोल रहे हैं अलग। ये दिखा रहा है कि अभी सब एक पेज पे है ही नहीं। लिमय जी कुछ बोल रहे हैं, भागवत जी कुछ बोल रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, भाजपा समर्थक कुछ बोल रहे हैं। अब बताइए किसकी सुनी जाए। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अभी केवल अभी हमने केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि एक प्रॉब्लम तो है, बट उसमें अभी भी डिलेमा एंड डिनायल का मोड है। सबको लगता है कि ना मैं सॉल्व कर लूंगा, निपटा लूंगा, ये युवा है सब थोड़े दिन में शांत हो जाएंगे। साइलेंट रेवोल्यूशन इज द बिगेस्ट एंड मोर डेंजरस रेवोल्यूशन देन द मैनिफेस्ट वन। इसलिए जो साइलेंटली हो रहा है ना उसको समझिए। इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि जो हमारी जनरेशन थी, मतलब जो इससे पहले की जनरेशन रही, उन्होंने राजनेताओं को, सरकारों को ऐसा बना दिया, क्योंकि उसमें कोई भी मामला हो जाए तो हम क्या करते, बहुत दिन हंगामा कर लिया, कैंडल मार्च कर लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, अनशन कर लिया, धरना दे लिया, राजघाट जाए, फिर उन्होंने कमेटी बना दी और कमेटी बनाते ही हमने कहा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड हमने राजनेताओं और सरकारों को दिया है और शायद ये एटीट्यूड जैन जी को बर्दाश्त नहीं है। ये भी एक गैप आपको दिखता है? अगर मुझे आप अभयदान दिलवाएं तो मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यस, हम सब ने मिलके कहीं ना कहीं ये अपराध किया है और सब चलता है कि मानसिकता से हमने चीजों को डील किया है जी। और इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा पैदा हो गया है और निजी स्वार्थों के कारण सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ रहा होगा, जिसके कारण से कोई चुप था, किसी ने इग्नोर किया, किसी ने रास्ता बदल लिया, कि कोई उसमें शामिल हो गया। ये फैक्ट है और हम इसका परिणाम देख रहे हैं। लेकिन देखिए, जब आप स्विमिंग पूल में उतरते कमर तक पानी रहता है ना, तो आपको डर नहीं लगता है, लेकिन जब वो पानी गले नाक के पास आने लगता है तब आप डरने लगते हैं। स्विमिंग पूल हमेशा स्लोपी होता है जी। छोटा बच्चों के लिए शुरू में होता है, जैसे से आप आगे बढ़ते हैं वो 6 फुट से ज्यादा गहराई हो जाती है, बढ़ जाती है। हाँ। अब पानी यहां से बह रहा है तो आपकी सांस टूटने लगी है। एग्जैक्टली, टूटेगी सांस आपकी।
तो इसलिए तो आप आप हाथ ये पैर चलाने लगे। चलाने लगे हैं, आप कुछ सर्वाइवल क्वेश्चन हो गया ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जेनजी का पूरा आंदोलन पेपर लीक का नहीं है, एजुकेशन का है और एम्प्लॉयमेंट का है। एम्प्लॉयमेंट का। चलिए जिसको मैं आपको नौकरी या इस काम बात धंधा पर चल रहा है वो कुछ नहीं अभयदान, करे। चलो मैं आपको इस बात पर जो आपने इतनी साफ गोई से कही है, इस पे अभयदान तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना समझा सकता हूँ जिंदगी में कि मरना तो सभी को है एक दिन। अबे दान से मतलब ये है कि लोग कहेंगे अच्छा मतलब अब हम ही लोग हैं सारे दोषी। तो इसलिए मैंने कहा कि भैया हम भी उसमें अपने काम शामिल देखिए कर मैं तो लेते जो हैं। कर सकता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। मुझे मुझे ये इच्छा थी कि आप अबेदान ऐसे ही देंगे कि हमने एक नहीं 1000 गलतियां की हैं। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि जी बच्चे को बोलते हो सदा सच बोलो और घर में रोज झूठ, दिन में 500 बार झूठ बिल्कुल। बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो फटेगा ना वो। वो दिख तो रहा है अच्छा वो हुआ कि सामने। मैंने जो कॉल्स आए थे वो फॉरवर्ड नहीं किए आपको। अच्छा उस शो के बाद वाले वो मैंने खुद ही झेल लिए। देखिए, मन वचन और कर्म जो है ना वो एनर्जी है। प्योर साइंस ये कहता है कि एनर्जी का ह्रास नहीं होता है, केवल रूप बदलता है। मूव करती है वो, हाँ रूप बदलती है। फॉर्म चेंज होता है उसका, हाँ डिके नहीं होता है। तो आज आप जो कर रहे हैं कल वो आपको भुगतना पड़ेगा, वही फॉर्म चेंज होकर आपके सामने आएगी। तो आज जिंजी गुस्से में घूम रहा है, आपने कुछ नहीं किया या आपने गड़बड़ किया है, तो उसमें इतना आश्चर्यजनक तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अपने कर्म है तो उनको भुगतिए आप। नहीं नहीं, तो लेकिन अब उसमें हम क्या आपने करें। ये इतना प्रवचन दिया कि एंगेज कर रहे हैं, हम लोग भी एंगेज कर लिया। अब हाँ, आप भी सरकार की तरह से हो रहे हैं, आप कुछ बताइए उनको रास्ता। सरकार को, आपके ही मित्र हैं सब लोग, मतलब सरकार में राजनीति में जो भी लोग बैठे हुए हैं, हम्म, उनको कुछ रास्ता बताइए कि भाई साहब ये इससे काम नहीं चलेगा। आप तो वो कोच है ना स्विमिंग पूल के, जब राइट। पानी गर्दन तक आ जाए और हाथ पैर मारने लगे तो उसको समझाते नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब आप मजे ले रहे हैं। नहीं, मैं मजे बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। मैं तो मतलब थोड़ा सा आप मुझे क्रेडिट दे दीजिए। मैं तो जमानों से एआई का प्रबल समर्थक रहा हूँ कि उनको हाँ पढ़ाइए, एआई लोगों के को, लिए आप बच्चों को। हमेशा ही कहते रहे। आज से नहीं कह रहा हूं, मैं कोविड के तुरंत बाद से कह रहा हूं कि इसको समझिए, इसको पढ़ाइए। पहले तो मेरा एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप चलें। सरकार को या संघ को या समाज को या जो भी लोग एंगेज कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ बैठिए और उनकी प्रॉब्लम समझिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनकी प्रॉब्लम एक आपको एम्प्लॉयमेंट की दिखेगी। समाज में जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूढ़िवादी नियम बने हुए हैं, सामाजिक नियम, उनकी होगी। उनको आप पहले समझ लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए। उसके बाद उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसकी व्यवस्था करिए, पहला। दूसरा, सबसे ज्यादा जोर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए। बेरोजगार छात्र हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं पैदा करेगा, फिर हमको लगेगा कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी चैलेंज है इस देश में। तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की व्यवस्था करिए। कैसे करेंगे आप, ये सरकार का सोचने काम, ये जनजी नहीं सोचेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब ये नहीं सरकारी नौकरी दिलवाना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब ये कुछ भी वो काम करे, जो काम करे उसकी व्यवस्था सरकार करे। अरे तो इतनी सारी चीजें कर दी, मेक इन इंडिया कर दिया, स्किल इंडिया कर दिया, फलाना इंडिया हाँ, कर दिया, आप मुझे इंटर्नशिप एम्प्लॉयमेंट कर डेटा दी। दीजिए ना फिर। बताइए कितने लोगों को आप दीजिए डेटा, आप कह रहे हैं तो। नहीं, स्टार्टअप शुरू करने के लिए कर दिया, मेक इन इंडिया बना दिया, एंड कौशल विकास पर कुछ काम कर दिया, बस मंत्री जी नहीं मिले ढंग के, बाकी सब काम तो सरकार ने किया ही है। नहीं 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 नहीं। इन आप हमको बोलते हैं कि हम हमारी जीडीपी इतनी तेज है, फास्टेस्ट है, सच है, फैक्ट है ये, बट ये आधा सच है। हमारी इनकम की ग्रोथ क्या है वो भी बताइए हमें। हमारी जीडीपी तो बढ़ रही बहुत तेजी से, लेकिन हमारी इनकम उतनी तेजी अब से फिर बढ़ आप रही है वहीं क्या। पर आ जाएंगे कि यूएस की पर कैपिटा इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम या हमको चाइना की यूएस पर से कोई कैपिटा लेना इनकम। देना नहीं, हमको तो अपने देश से लेना देना। अगर हमारे देश की इन्फ्लेशन 5 से 6% है तो हमारा अप्रेजल 8% आप करवा दीजिए, मैं आपसे कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। करवाएंगे आप? अगर आप 8% मेरा अप्रेजल नहीं करा सकते एवरेज, तो मैं हमेशा कंप्लेंट करूंगा आपसे कि 6% इन्फ्लेशन है और 5-4 नहीं परसेंट हमारा अप्रेजल हो रहा है। ठीक तो है, मैं तो इनकम चाहता के हूँ कि रेशियो में भी आप बताइए मुझे। आप इस बात को सीरियसली लें। मैं तो नहीं करवा सकता, मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूँ कॉम्पिटेंट।
लेकिन आप करवा सकते हैं, मेरा करवाइए प्लीज। देखिए सर, मैं हम लोग बूमर मिलेनियल की बातें नहीं सुन रहे हैं। जेनजी की सुनी जाएंगी, अल्फा की सुनी जाएंगी, थोड़ा बहुत एक्स की सुनी जाएंगी। अभी सारा फोकस जेन जी पर है आपका। जेनजी और अल्फा। अल्फा। एक्स भी हमने छोड़ दिया, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं क्योंकि मैं खुद हूँ एक्स, तो थोड़ा बहुत उसकी तो नहीं सुनी जाएगी। बट ऑन ए सीरियस नोट, आगे जाते हुए सरकार को ये करना ही पड़ेगा। कितना भी आप इस समस्या को देखिए, क्या होगा। केजरीवाल जी का 2013 याद करिए, 13-12 के आसपास ही थे ना वो। हाँ, 12-13। आप याद करिए, मुझे ये पूरी टीम सीजेपी देख के ऐसे ही याद आता है कि ऐसे ही बने थे, मैं राजनीति नहीं करूंगा, फिर उन्होंने राजनीति की। मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, फिर उन्होंने बड़ा घर लिया। मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर उन्होंने बड़ी गाड़ी ली। फिर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, अदालतों में क्या हो रहा वो अलग चीज है, लेकिन परसेप्शन वाइज हुआ। और उसके बाद अब फिर वो 1% क्लब वाला शो याद करिए, उसमें वो शामिल हो गए। 1% क्लब में तो आ गए। आज की सीजेपी 1% क्लब में शामिल नहीं हो जाएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए मैंने कहा कि मुझे अब सब वैसे ही दिख रहा है जैसे 2013 में दिख रहा था, कि सब अपना अपना स्टेक क्लेम कर गया है। आप प्रशांत किशोर को क्यों हल्के में ले रहे हैं? बिहार में उन्होंने भी गदर मचा रखी है, बुरी तरीके से बीजेपी को उनके गढ़ में हरा दिया। तो बिहार में एक और नया जेनजी का दावेदार खड़ा है। देर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स ऑफ जेनजी। तो ये मतलब एक मैं भी हूं वाला एक मूवमेंट इवेंट बन के रह जाएगा। 1% क्लब में शामिल हो जाएंगे, होगा कुछ नहीं, और फिर ये चीजें पैदा होंगी। तो इसलिए सरकारों को ये चाहिए कि वो केओटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, आप इस समस्या को हल करें, क्योंकि ये एब्रेशन हो चुका है। अब इसको पॉलिटिकली आप सुलझाने की कोशिश करें, हम अपनी तरफ मिला लें, अपनी तरफ मिला लें और थोड़ा बहुत समझा बुझा के देख लें, नहीं होगा उससे। सर बात निकल गई है, तीर जो है कमान से छूट चुका है। जी, आखिरी सवाल कि जब हम वहीं स्विमिंग पूल में हैं और पानी गले तक आ गया, सांस अटकने लगी है, तो जो मेरा जैसा आदमी होता है जो नहीं जानता ठीक से तैरना, वो कहता है अरे भैया पहले मुझे निकाल तो दो इस संकट से, फिर मैं देखूंगा आपका। राइट। तो वो आप कोई ऐसा रास्ता तो उनको बता दो कि निकाल तो दे, फिर देखेंगे हम। ये आपको भरोसा नहीं कि निकाल दिया तो फिर कुछ। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि आप इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे। आप पहले उसको तुरंत उसकी समस्या समझ के उसको एक इमीडिएट रेस्क्यू प्लान दीजिए। जब वो बाहर आ जाए तब लॉन्ग टर्म प्लान पे बात करिए। अभी सारे लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास क्या प्लान है एम्प्लॉयमेंट का? आप प्लान दीजिए, वरना यही समस्या आपके सामने भी खड़ी होगी। जेनजी किसी का नहीं, ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि आज जेनजी मेरे साथ हो जाएगा तो अब हमेशा रहेगा, ऐसी गलतफहमी 2000 में, 14 में, 15 में, 20 में हुई थी बीजेपी को। जेनजी किसी का नहीं है, जेनजी इश्यूज का है। इश्यूज का, और यदि आप इश्यूज कर देंगे रिजॉल्व तो वो आप आपका भी सॉल्व हो सकता करोगे। है। यस, आप सॉल्व करो इशू। आप इशू सॉल्व नहीं करोगे तो आपका नहीं है, बातों से नहीं होगा। गिव मी द प्लान। तो ये मेरे को लगता है कि ये है, और केवल पीआर एक्सरसाइज, स्टेक होल्डर मीटिंग करने से आ जाना चाहिए। रियल काम पे काम करें। अब तक बातचीत चर्चा हो जानी चाहिए थी कि आने वाले समय में हम क्या प्लान है। हम तो कह रहे कि भागवत जी ने जो किया वहां पे प्लान डिस्कस करना चाहिए था कि वी हैव दिस प्लान फॉर यू पीपल, और हम ऐसा करने वाले हैं। हाँ, तो तब तो बात होती। भगवत जी से लेकर राहुल जी तक किसी के पास प्लान नहीं है, किसी के पास प्लान नहीं और है। सरकार के पास तो पहले ही नहीं था। होता तो ये स्थिति क्यों बनती? संकट ही नहीं होता ये। राइट। प्लान लेके आओ। और स्टेक होल्डर बढ़ते जा रहे हैं, मुझे तो ये भी चिंता है जी कि पुराने वाले थे ही, नए वाले भी खूब सारे, नए नए वाले भी आ जेनजी गए। के कितने 7-8-10 तो स्टेक होल्डर हो गए। जेनजी की सबको चिंता हो रही इस समय। मतलब तो आपको लग रहा है कि अगला इलेक्शन जेन जी पर हो जाएगा? हम तो इलेक्शन के हिसाब से ही 101% सोचते हैं फैसला। अगला हमारी इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस पे ही सोचती है। अगला इलेक्शन रील का इलेक्शन होगा, वो इंस्टाग्राम का इलेक्शन होगा, लेकिन या रियल वाली रील का इलेक्शन होगा जो रियल रिजल्ट देगा। ये ये तय तो है। बड़ी वार्निंग है आपकी।
चलिए हाँ। यही मजा है कि आप जो बात करते हैं और हम दोनों का जो समझौता हुआ उसमें मेरी बात मान के रखिएगा, मैं उस पे कायम रहूंगा। डन। बहुत ओके। शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हम लोगों को थोड़ा सा समझाया, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो, आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और झूठे वादे ना करें जैसे नीरज जी कह रहे हैं। और अब भी बात नहीं समझ में आ रही हो तो नीरज जी का चैनल जरूर देखें, समझे? उनकी हैमरिंग जो है ना वो काम आनी चाहिए, जब टूटते हैं तभी नए बनते हैं। प्रणाम। नमस्कार सर।